हेलो फ्रेंड्स, बी फार्म सेमेस्टर 6 में आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी थर्ड का। तो इसमें हम फार्माकोलॉजी में देखेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे तो इसमें यूनिट फर्स्ट फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटी एस्थमेटिक ड्रग को हम आज कवर करते हैं। चलो फार्मेसी को आसान बनाते हैं। अस्थमा देखते हैं, अस्थमा कैसे होता है, क्या है ये। तो अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि जहाँ सूजन हो जाता है। तो ये सूजन वहाँ होता है जैसे कि लंग्स है, उसके एयरवे पे, लंग्स के एयरवे पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेट कर जाती है। तो वहाँ की मसल्स जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से और वो वाल जो होती है थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो वहाँ से मोटी जाती है तो उसमें से एयर पास नहीं होती, तो एयर वे इन्फ्लाम्ड हो जाती है। जहाँ से एयर आती है वो वहाँ पर इन्फ्लाम्ड हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो वहाँ की जो एयर वे है, हवा जाने के रास्ते, वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रोसेस वो कम होती है, सांस लेने की प्रोसेस। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा म्यूकस जमने से वो और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ब्रीथ लेने में, सांस लेने में। अब इसके सिम्टम देखेंगे, अस्थमा के सिम्टम क्या है। तो यहाँ पर लाइनिंग हो जाती है एयरवेज पे, जहाँ जो हवा पास करती है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, तो उस जगह पर ब्रोंकियोलर की जगह पर जो है, वहाँ पर जो है लाइनिंग हो जाती है, स्वेल हो जाती है, मसल सूज जाती है, स्वेल फूल जाती है एंड मसल अराउंड द एयरवे टाइटन। और जो एयर जिधर से हवा आ रही है और जा रही है, तो उधर से हवा ऑक्सीजन आ रही है, तो वो वहाँ पर टाइटनेस टाइटनेस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मसल कॉन्स्टेंट सिकुड़ने लगती है। तो तीसरा है एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और बहुत एक्यूट जो होती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है वहाँ सिकुड़नपन आने लगती है, वो ऐंठने लगते हैं। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। चेस्ट टाइटनेस हो जाती है ड्यू टू एयरवे। एयरवे जो होती है उसमें हवा जो ऑक्सीजन होती है वो कम जाती है, और ये जो होती है एयर जो होती है कम पास होती है, तो उसकी वजह से जो है टाइटनेस और बढ़ जाती है, मसल और टाइट हो जाते हैं। तो वीजिंग भी हो जाता है यहाँ पर, रैपिड रेस्पिरेशन, और जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो कफ हो जाता है, कफ भी जम जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं ये होता क्या है, यहाँ पर हैपन घटित क्या होता है। हमेशा जो है इनहेल एलर्जेंस, मतलब कि प्रत्येक टाइम पे बारी बारी से एलर्जेंस को इनहेल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। कॉजेज ऑफ अस्थमा, अस्थमा का कारण क्या है, होता कैसे है। ये इन्फेक्शन से होता है, या फिर कोई सेल जो होती है सड़ने लगती है और जो इन्फेक्शन कॉज करती है, तो उसकी वजह से होता है। कोई फॉरेन मटेरियल आके जो होता है वहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में तनाव से भी होता है। पेट्स एनिमल से होता है, एनिमल से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो शरीर में बॉडी में इनहेल हो जाते हैं नोज़ द्वारा, नेज़ल द्वारा, तो उससे भी होता है। सम ड्रग्स बीटा ब्लॉकर, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं बीटा ब्लॉकर होती हैं, जैसे कि एस्पिरिन। तो इसमें इमोशनल कंडीशन में भी हो जाता है। एक्सरसाइज ही जो होती है, एक्सरसाइज करने पे जो होता है उससे भी हो जाता है, कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एक्सरसाइज के समय। सीजनल चेंजेस, मौसम जो होती है बदलते रहती है, इस वजह से भी हो सकता है। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, तो अस्थमा को रोकने के लिए कौन कौन से ड्रग हैं, उससे जो होती है उसकी अस्थमा की प्रोसेस को स्लो करने के लिए। वैसे तो ये इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रोसेस को, इसकी जो स्पीड है इसको धीरे कर देते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, लंबे समय तक की, ऑफ एयरवे की, ऑफ लंग्स की एयरवे की। और अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल एंड रिकरिंग सिम्टम्स, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ईजिली ट्रिगर्ड ब्रोंकोस्पाज्म। कहीं कहीं अस्थमा जो माइनर होता है वो अपने से ठीक होता है, तो उसको रिवर्सिबल भी कहते हैं। अब आते हैं ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है फॉर अस्थमा के लिए। तो एक है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं सिम्पथोमाइमेटिक और मिथाइल जेंथिन, दो होते हैं।
तो सिम्पथोमाइमेटिक में आते हैं एड्रेनलिन, इफिड्रिलिन, सल्बुटामॉल, टर्बुटेलिन। एंड मिथाइलजेंथिन में आते हैं थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड कोलिन, डॉक्सीफाइलिन। ल्यूकोट्रिएन एंटागोनिस्ट में मोंटोलुकास्ट, जो कि बहुत अच्छी ही दवा है, और जैफिरलुकास्ट। थर्ड आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या है, सोडियम क्रोमोग्लिकेट है और कीटोटिफेन है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड एक हार्मोन है, सिस्टमिक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेडनिसोलोन है। इनहेलेशनल है, वो बेक्लोमेथासोन है, डाइप्रोपियोनेट है, साइक्लोसोनाइड है। एंटी IgE एंटीबॉडी क्या है, ओमेलीजुमाब, तो ये एंटी IgE एंटीबॉडी है। ब्रांकोडाइलेटर्स देखते हैं क्या, ब्रांकोडाइलेटर्स जो होते हैं ना, ये इज़ द सब्सटेंस, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं और ब्रांक्यूल्स। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अस्थमा की, तो इसमें एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे में जो इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन हो रही है, तो ये एयरवे कंस्ट्रिक्शन होता है, तो जो मसल होती है वहाँ की कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ब्रांकियल मसल स्वेलिंग, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जहाँ से हवा आती जाती है वो कंस्ट्रिक्ट, सिकुड़न ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पर मोर म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है म्यूकस का। एंड नैरो पैसेज, जो पैसेज होती है वो पतली हो जाती है, वो गली पतली हो जाती है हवा की, एयर जो आ रही जा रही है। सिम्टम ऑफ अस्थमा तब वही दिखने लगता है। सिम्पथोमाइमेटिक आते हैं, तो ये सिम्पथोमाइमेटिक में एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर इन ब्रोंकी। तो जब बीटा रिसेप्टर ब्रोंकी को स्टिमुलेट किया जाता है तो CMP बढ़ जाता है, CMP बढ़ जाता है तो ब्रांकोडाइलेशन होता है और ये हिस्टामिन रिलीज बंद कर देते हैं। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस पे क्या होता है कि इस पे जो इंक्रीज हो जाता है, AMP से CAMP बनता है, एडेनिलिन साइक्लेस एंजाइम के द्वारा CAMP बनता है, तो यहाँ से ब्रांकोडाइलेशन होता है, तब ये हिस्टामिन को रोक देता है। नेक्स्ट आते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग होता है, तो मेंबर्स ऑफ एंटी एस्थेमेटिक फैमिली। एड्रेनलिन जो होता है ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है थ्रू बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन। बीटा रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट कर देता है और ब्रोंकोडाइलेशन करता है, तो ब्रोंकाई को जो होता है वो डायलेट कर देता है, ब्रोंकोडाइलेशन ये होता है। तो पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट भी है। रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ GIT, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल है उसको रिलैक्स कर देता है, और पूरा पेनिट्रेशन करता है थ्रू कॉर्निया का। कॉर्नियर से जो होती है ये जो क्रॉस होगा, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस में क्रॉस होगा, और इसकी GIT मसल को रिलैक्स भी कर देता है। तो एड्रेनलिन जो होता है ना, ये पॉइंट देखेंगे तो एड्रेनलिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, तो ये यहाँ आ जाता है, तो इसकी वजह से CNS इफ़ेक्ट नहीं शो करता है। अगर यही जो है, अगर कोई इधर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड, तो ये होता है यहाँ CNS इफ़ेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये एड्रेनलिन इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, और यहाँ पर जो होती है यहाँ नो गिव ओरली, ये एड्रेनलिन को कभी ओरली नहीं दिया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता ओरली, और रैपिडली इनएक्टिवेटेड इन GI म्यूकोसा में ये इनएक्टिवेट हो जाएगा अगर देंगे तो इसका थेरेप्यूटिक यूज़ देखते हैं। इसको लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है, यानी कि खड़े खड़े या बोलते बोलते कोई बेहोश हो जाए डांस करते करते। एंड वेरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी काम आता है। एड्रेनलिन का जो थेरेप्यूटिक यूज है वो एलर्जिक रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल है, और ब्रोंकोडाइलेटर में भी है, कार्डियक रिसुसाइटेशन में भी है, और लंबे समय तक जैसे लिग्नोकेन जो होता है वो शून्य सुना होगा आपने, तो शून्य कर देता है। शून्य मतलब वहाँ पर जो होता है एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है उस जगह पे, तो बॉडी की उस जगह पे जहाँ लिग्नोकेन लगता है, तो उस लोकल एनेस्थेटिक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एड्रेनलिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसका भी वर्क करता है।
सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन, सिंथेसिस देखेंगे टायरोसिन से एल डोपा, डोपामाइन और नॉर एड्रेनलिन। तो टायरोसिन से एल डोपा इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, तो टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम के द्वारा। फिर एल डोपा जो होता है एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा। डोपामाइन जो होता है डोपामीन बेटा हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। फिर नॉर एड्रेनलिन बनता है। फिर उसके बाद फिनाइल एथेनलामीन बनाते हैं तो एड्रेनलिन बन जाता है। फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन देखेंगे तो एड्रेनलिन जो होता है उसका आई में क्या होता है, आई में जो होता है पुअर इफेक्ट होता है। अभी इसके पहले हमने बताया पुअर इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर लो होगी तो थ्रू कॉर्निया से, तो इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है पुअर होता है। अब आते हैं जीटीटी में, तो ये रिलैक्स कर देता है। जीआईटी में तो ये रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल को और डिक्रीज कर देता है टोन मोमेंट को। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो ये बीटा 2 रिसेप्टर पे डिपेंड भी होता है। तो उसी एड्रेनलिन जो होता है वो बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो होता है उसी के बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्टिवेट कर देता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्रोंकियल मसल जो होती है रिलैक्स हो जाती है। पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर है बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े ड्यूरेशन के लिए। और ये जो होता है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो होता है जो प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन, और उसको ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। हार्ट में क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है ये जाके। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर के द्वारा जो होता है इंक्रीज हार्ट रेट जो होती है बढ़ जाती है, मायोकॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है। तो इसमें अब देखते हैं और एड्रेनलिन का सीएनएस पे क्या असर होता है। तो ये जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है, ये पहले ही भी बता दिया है। और सीएनएस तो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और जिससे सीडेटिव प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसमें। और साइड इफ़ेक्ट जो होता है बहुत कम होता है। हाई डोज जो होती है प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट, अगर ज़्यादा इसको देंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अब आते हैं ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एक्ट करता है फॉर कार्निया वेसल के लिए, और बीटा 2 रिसेप्टर करता है काम करता है। तो स्किन एंड म्यूकस वेसल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कोरोनरी वेसल की। तो यहाँ पर स्किन भी और म्यूकस दोनों जो होते हैं वेसल मेम्ब्रेन, जहाँ वेसल मेम्ब्रेन पे म्यूकस वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो रेनाल मेसेंट्रिक आल्सो कंस्ट्रिक्टेड, कोरोनरी वेसल डायलेटेड। तो कोरोनरी वेसल जो होती है वो डायलेट हो जाती है एड्रेनलिन की वजह से। एड्रेनलिन का फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे तो ओरली नहीं दिया जा सकता, इनएक्टिवेट हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा। अगर ओरली देते भी हैं, अगर ओरली देते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक एड्रेनलिन का देखेंगे तो ओरली अगर देते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द्वारा इनएक्टिवेट हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं रहेगा। और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है इंजेक्शन में, तो यहाँ पर ऐसे इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पर जो बॉडी है हैंड के ऊपर, और यस्सी मतलब सब क्यूटेनियस रूट द्वारा भी दिया जाता है। ये मेटाबोलाइज्ड होता है थ्रू MAO एंड COMT के द्वारा। माल एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है जो कि ट्रीट करता है अस्थमा अटैक को, और इसका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड COPD, ट्रीट हाई ब्लड पोटेशियम लेवल को भी ये ठीक करता है। और इसका यूज़ प्रेगनेंसी में भी होता है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है। तो जो मदर होती हैं उसको भी सल्बुटामॉल दिया जा सकता है। तो ये कौन कौन से फॉर्म में होता है सल्बुटामॉल, इनहेलर फॉर्म में, यानी कि इसको जो होता है माउथ से लिया जाता है, और ये होता है IV एंड पिल लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है एल्ब्यूटेरॉल वेंटोलिन। ये दोनों मेडिकेशन होते हैं। तो ओपन्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर ओपन होते हैं, और लार्ज एयरवेज इन द लंग्स, और ये लंग्स की एयरवेज को बड़ी कर देते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, सैकनेस होता है, हेडेक होता है, फास्ट हार्ट रेट हो जाती है,
हार्ट रेट बढ़ जाती है, सर दर्द भी होता है, डिजीनेस भी होता है, फीलिंग एंग्जियस भी होता है, बेचैनी जैसा फील भी करेंगे, तो वर्सेनिंग ब्रोंको स्पाज्म भी होता है और हल्का हल्का दर्द भी होता है ब्रोंक्यूल्स में। तो इसका वर्क क्या है, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। ये थोड़ी देर के लिए जो होता है बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है। वर्क्स बाय रिलैक्सेशन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। अब यहाँ साल्बुटामाल की फार्माकोलॉजी देखेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होती है वो साल्बुटामाल के अंदर जो होती है सेलेक्टिव फॉर बीटा 2 रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिव हो जाती है। पहले से रिसेप्टर होता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल में बीटा 2 रिसेप्टर पहले से होता है, जहाँ पर टर्शियर ब्यूटाइल ग्रुप जो होती है जाके एक्ट करती है और ये सेलेक्ट की जाती है बीटा 2 रिसेप्टर द्वारा। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं जो ये एकदम वाई की तरह दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जुड़े होते हैं। तो यहाँ बीटा 2 रिसेप्टर ये है और ये जो होती है एटीपी होती है। एटीपी जो होता है रिसेप्टर एक्टिवेट एडेनिलिन साइक्लेज एंजाइम के द्वारा जो एटीपी को एएमपी को सीएएमपी में बदल देता है। तो यहाँ एएमपी है तो सीएएमपी में बदल देता है। और ये जो होता है एटीपी को जो होता है एटीपी ही है तो ये एडेनिलिन साइक्लेज होता है सीएएमपी में बदल देता है। इनहिबिट करती है मायोसिन फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट कर देता है और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जैसे कि साइटोकाइनिन है और उसको भी इनहिबिट कर देता है। तो ये कैल्शियम आयन जो होती है जैसे सीएएमपी है इनहिबिट इन्फ्लामेटरी सेल्स और ये इनहिबिट कर देता है इन्फ्लामेटरी सेल जैसे बेसोफिल, इसिनोफिल, मास्ट सेल। ये सभी मेडिएटर साइटोकाइनिन से निकल के होते हैं। साल्बुटामाल एंड बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। साल्बुटामाल क्या कहता है, कंडक्टेंस ऑफ चैनल्स को इंक्रीज कर देता है जिससे सेंसिटिव टू कैल्शियम एंड पोटेशियम के लिए सेंसिटिव हो जाती है आयन के लिए। तो लीडिंग टू हाइपर पोलराइजेशन एंड रिलैक्सिंग ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। और जो होता है रिलैक्स हो जाता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। कैल्शियम आयन सेंसिटिव मतलब कैल्शियम को भी ये जो चैनल है इसको भी थोड़ा रोक देता है और इसके लेवल को डिक्रीज़ भी करता है। तो साल्बुटामाल जो होता है किडनी से फिल्टर्ड हो जाता है। जब ये किडनी से फिल्टर होगा तो 4OH सल्फेट के रूप में निकलेगा तो ये यूरिन में जाके यूरिन से एक्सक्रीट होगा। तो यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो मसल ट्रिमर्स आर डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट। मसल ट्रिमर जो होते हैं ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस जो होती है ये भी साइड इफ़ेक्ट होती है। थ्रोट इरिटेशन भी होता है, एंकल ओएडेमा होता है। साल्बुटामाल क्या होता है, सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म गट वाल जो होता है साल्बुटामाल जो होता है पेरिसिस्टमिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा गट वाल में भी होते हैं। डोज क्या है इसका 2-4 mg टैबलेट में आते हैं।